जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारत के पहले ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों और यूजर्स के हम आभारी हैं। हम आपको पल पल देते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बारामुल्ला के चाक टप्पर केरी पट्टन इलाके में बीती रात से चल रही है मुठभेड़। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, आज कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। थीम पार्क में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में नहीं थम रहा विवाद। विहिप ने आज हिमाचल बंद का किया ऐलान, स्थानीय व्यापार मंडलों से समर्थन की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मुकाबला, आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में होगी भिड़ंत। दोनों टीम के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। हमारे खास बुलेटिन लाइव अलर्ट में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि बारामुल्ला के क्रेरी चक टापर इलाके में मुठभेड़ हुई। बीती रात से मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। बारामुल्ला जिले के क्रेरी के चक टापर इलाके में शनिवार रात से मुठभेड़ चल रही है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में पीएम मोदी का दौरा है। इसे लेकर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान बारामुल्ला जिले के क्रेरी के चाक टापर इलाके में जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी तो छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त टीम पर गोलीबारी कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू की गई। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सेना मुस्तैदी से इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है और जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घाटी का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा किया जा रहा है और इस बीच पुलिस और इसी के साथ ही आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और इस बीच एक आतंकी को सेना की तरफ से ढेर कर दिया जाता है। अभी भी पूरे इलाके में सेना की मौजूदगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है कि पता लगाने की कोशिश कि कोई और आतंकी वहां पर छुपा ना हो। तो देखिए किस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल है वो गश्त करते हुए पूरे इलाके में नजर आ रहे हैं, पेट्रोलिंग करते हुए। रात भर यहां पर इस इलाके में पेट्रोलिंग की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी थीम पार्क में दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे और वोटों की अपील भी करेंगे पीएम मोदी। तो बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी और इस बीच जो बीजेपी कैंडिडेट हैं
उसके लिए धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। वोटों की अपील करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी को सुनने के लिए। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और जिन लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की। पिछले अगर चुनावों पर नजर डालें तो एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी हरियाणा में और उसी लक्ष्य के साथ इस बार भी चुनाव मैदान में उतरी है और देखना यही होगा कि इस बार चुनावों में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। लेकिन फिलहाल आज पीएम मोदी हरियाणा में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और बीच कुछ जानकारी अब ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। तो कुरुक्षेत्र से चुनाव का शंखनाद जो प्रचार का सिलसिला है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर देंगे हरियाणा में। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं और आज पीएम मोदी हरियाणा में पहुंचेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें आएंगी वो भी आपको बताएंगे। तो इस बीच बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ हरियाणा में किस तरह से विकास को आगे पार्टी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, कितना काम किसके क्षेत्र में किया है, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर भी लोगों के सामने पहुंचेंगे और उसकी जानकारी देंगे। और आगे बीजेपी हरियाणा में क्या कुछ करने वाली है लोगों के लिए, आगे का रोड मैप क्या है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो भी लोगों के बीच पहुंचकर उस जानकारी को साझा किया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आएंगे कि पहले की सरकार में जब यहाँ पर और सरकार होती थी बीजेपी के अलावा तो किस तरह से यहां पर अपराध लगातार बढ़ रहा था। इसी के साथ ही जो बेरोजगारी थी वो भी बढ़ रही थी। लेकिन जब हमारी सरकार आती है तो हमारी तरफ से क्या कुछ काम करवाया जाता है, उन तमाम चीजों को लेकर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे पीएम मोदी। तो नजर इस पर ही रहेंगी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें आती है। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और इस बार अकेले मैदान में उतरी है भारतीय जनता पार्टी। जीत का लक्ष्य पिछली बार की तरह बढ़ा रखा गया है बीजेपी की तरफ से। उसके लिए धुआंधार प्रचार लगातार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम नेताओं को, विधायकों को, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और आज पीएम मोदी हरियाणा पहुंचेंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार अपने पार्टी के कैंडिडेट से करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो थी हरियाणा विधानसभा चुनावों की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। तो देखिए पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली करेंगे। आपको बता दें कि दशकों तक आतंकवाद से जूझने वाले डोडा में 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। इस रैली में पीएम मोदी विकास, आतंकवाद और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। पीएम मोदी की रैली जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मिशन 50 की मंजिल चढ़ने के लिए सीढ़ियां साबित हो सकती हैं। आज सुबह पीएम मोदी सुबह 11 बजे डोडा और इसी के बाद ही 19 सितंबर को श्रीनगर के महारैली करेंगे और इसके अलावा 26 सितंबर को भी जम्मू में पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। तो एक तरफ हरियाणा में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी और उससे पहले जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे, घाटी भी पहुंचेंगे और वहां पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं उनके लिए धुआंधार प्रचार प्रसार पीएम मोदी करेंगे। तो आज पीएम मोदी का दौरा है जम्मू कश्मीर का, तो किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ मिशन है बीजेपी का, इन तमाम चीजों को लेकर अब देखिए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव का इस दौरान संदेश पीएम मोदी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष बाद आपको बता दें कि देश का प्रधानमंत्री 45 साल बाद घाटी पहुंच रहा है और उसके बाद इससे पूर्व आपको बता दें कि 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभा की थी वहां पर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो आप समझिए इसके मायने कितने ज्यादा बड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी इस दौरान विकास, आतंकवाद और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा 2014 के विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ जिले में सभा को संबोधित किया था। लेकिन आज जब पहुंचेंगे पीएम मोदी तो क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्योंकि जोश हाई है बीजेपी का और इस बीच जनता के बीच पहुंचेंगे, उन लोगों को बताया जाएगा, विश्वास दिलाया जाएगा कि हमने सरकार में रहते हुए आप लोगों के लिए क्या कुछ काम काज किया है अभी तक और आगे क्या कुछ हमारी सरकार करेगी।
तो इन तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत पीएम मोदी करने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक अगली अहम जानकारी का करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जापान और इसी के साथ ही दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का आयोजन दिसंबर महीने में होना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, विदेश दौरे से सीएम वापस लौट चुके हैं। अब कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं। तो आज विदेश दौरे से लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज आपको बता दें कि आज शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। स्वागत यहां पर किया जाएगा सीएम का। बड़े स्तर पर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में अभिनंदन कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल, इसी के साथ ही सह प्रभारी विजया राहटकर इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचेंगे, जो समर्थक है वो भी पहुंचेंगे। मदन राठौड़ सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो आज विदेश दौरे से लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश से वापस लौटने के बाद अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं अभिनंदन कार्यक्रम की। कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक तमाम लोग पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और किस तरह से अब शेड्यूल रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, अब इसको लेकर डिटेल्स में आपको जानकारी पहुंचाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, गोरखपुर पहुंचेंगे और जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है कार्यक्रम को भी लेकर और तमाम लोग पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का इस दौरान दौरा किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और वहीं राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। बुधवार 11 सितंबर को प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके खिलाफ विहिप ने आज हिमाचल बंद का आह्वान करते हुए पूरे हिमाचल के स्थानीय व्यापार मंडलों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। हिमाचल बंद के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई है। विहिप की तरफ से प्रदेश भर के कारोबारी वर्ग से दोपहर 1:30 बजे तक दुकान बंद रखने की भी अपील की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला के संजौली की तस्वीरें हैं कि किस तरह से वहां पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और बड़े स्तर पर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। तो संजौली में मस्जिद विवाद का मामला दरअसल है क्या, अब क्या मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिसको लेकर आज विहिप ने हिमाचल बंद का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, वीएचपी ने हिमाचल बंद का ऐलान किया है और साथ ही साथ आज हिमाचल बंद का आह्वान भी किया गया है। स्थानीय व्यापार मंडलों से भी समर्थन की अपील की गई है। तो ये तमाम तैयारी है आज के लिए। स्थानीय व्यापार मंडलों से समर्थन की अपील की गई है, हिमाचल बंद का ऐलान कर दिया गया है। मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध तरीके से उनकी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा किया गया है बाहरी लोगों की तरफ से, उन तमाम चीज़ों को लेकर मुद्दा उठाते हुए वहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, उनसे वहाँ से भी लोगों को आने की अपील लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। और अब वीएचपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आज से 18 सितंबर तक भारत में कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे।
भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसकी वजह से बैंकों में लगातार 5 दिनों की छुट्टी रहने वाली है और ऐसे में आरबीआई ने बैंकों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। अब कब कब रहेंगी छुट्टियां, अब ये भी आपको दिखाते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर जानकारी पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से दिन छुट्टियां रहने वाली है। तो आज देश भर के बैंकों में महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी है। 15 सितंबर को देश भर में रविवार का नियमित अवकाश रहेगा। इसके अलावा देखिए 16 सितंबर की जब बात करें तो 16 सितंबर को आपको बता दें कि बार वफात के चलते अहमदाबाद, बेंगलुरु, इजवाल, देहरादून, चेन्नई, इन तमाम जगहों पर छुट्टियां रहने वाली है। बैंकों में सरकारी छुट्टी रहेगी 16 सितंबर को। उसके बाद 17 सितंबर की अगर बात करें तो 17 सितंबर को मिलाद उन नबी के मौके पर बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। 17 सितंबर को की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 18 सितंबर की अगर बात करें तो 18 सितंबर को पंग लहपसोल के चलते गंगटोक में जो बैंक है वो बंद रहेंगे। तो एक एक करके तारीखों को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि किस किस दिन जो सरकारी बैंक हैं वो बंद रहने वाले हैं, किन किन वजहों से। और चलिए अब आधार से जुड़ी जानकारी का रुख करते हैं। आधार कार्ड को अपडेट कराने की आज लास्ट डेट है, जिसके बाद मुफ्त में आधार अपडेट की सुविधा समाप्त हो जाएगी। दरअसल यूआईडीएआई की ओर से एक घोषणा की गई थी कि आधार अपडेट के लिए फ्री सर्विस केवल कुछ समय के लिए ही दी जा रही है। तय समय के पूरा होने के बाद फिर से फीस करीब 50 रुपए लागू हो जाएगी। ये फ्री सर्विस ऑनलाइन तरीके से ही उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करवाने के लिए पहले से ही चार्ज लिया जा रहा है। अब कुछ और जानकारी आपको डिटेल्स में बताते हैं। आधार कार्ड अपडेट करवाने की लास्ट डेट है, आज आपको बता दें, और आधार कार्ड अपडेट करवाने की लास्ट डेट 14 सितंबर है। आज के बाद आपको बता दें कि मुफ्त में आधार अपडेट की सुविधा समाप्त हो जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि माय आधार पोर्टल से मुफ्त में 14 सितंबर तक आधार अपडेट आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। तो ये तमाम जानकारी आधार से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज आधार अपडेट कराने की आज आखिरी डेट है फ्री में। लेकिन अगर इसके बाद आज के बाद अगर आपको आधार को अपडेट कराना है अपने आधार कार्ड को, तो उसके लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। चलिए अब बात बारिश की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई है। तो बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खासकर कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि आप समय देखकर घरों से बाहर निकले अगर बारिश हो रही है आपके इलाके में। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज कर ली गई है। तो वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की आशंका जताई है। तो देश भर में आपको बता दें कि मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है आम लोगों को, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कई जगहों पर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो स्थिति पूरे देश भर में कुछ इसी तरह की बनी हुई है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, तो वहीं चाहे हम पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड या फिर हिमाचल की बात करें। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसी के साथ यूपी और मध्य प्रदेश में जमकर बारिश के आसार भी हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। तो बारिश का 3rd डिग्री टॉर्चर, किस तरह से बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है, उसको लेकर अब जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली एनसीआर की इस बीच बात करें तो दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पहले ही देखने को मिल रही है और अगर और ज्यादा बारिश होती है तो और भी ज्यादा समस्या आम लोगों को यानी कि होने वाली है। बारिश से तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आप स्थिति समझिए।
ये तो हम बात कर रहे थे मैदानी इलाकों की। अब रुख पहाड़ी इलाकों को करते हैं बात। अब उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड को लेकर डिटेल्स आप तक को पहुंचाते हैं कि मौसम विभाग ने यहां पर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है और नैनीताल में आपको बता दें कि क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं स्थिति को देखते हुए, ताकि बच्चों को भी कोई समस्या ना हो और जो वर्कर्स हैं उनको भी समस्या ना हो। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है बारिश से। तो हिमाचल में बारिश से तबाही मची हुई है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिमला, किन्नौर और सिरमौर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये कुछ स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस वक्त बनी हुई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बंद हो चुके हैं, दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लंबे जाम की स्थिति उनको देखने को मिल रही है। तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी, जो इस वक्त हालात बारिश की वजह से देश भर में बने हुए हैं। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और हिमाचल की। दिल्ली एनसीआर में जहां लगातार बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लंबे जाम भी बना हुआ है दिल्ली की कई सड़कों पर। और लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, बच्चे स्कूल लेट पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको खाली करा दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बारिश अगर इसी तरह से होती रही तो लोगों के लिए समस्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश की राजधानी देहरादून और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मध्य भारत में बने दबाव की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में 12 से 14 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं। कह सकते हैं कि 2 दिन काफ़ी एक्टिविटी है उत्तराखंड में, जो है भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर 14 तारीख से जो है वर्षण में कमी की संभावना है। तो इसमें जो है कुमाऊं में अनेक स्थानों में मिल सकती है हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और इसमें जो है इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। देहरादून और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, जिससे खासकर शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम के बीच आज रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मॉकी ट्रेनिंग बेस में दोपहर 1:15 पर यह मैच खेला जाएगा। फैंस की इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें 350 दिन बाद भिड़ने वाली हैं। पिछली बार दोनों टीमें इसी टूर्नामेंट में 30 सितंबर 2023 को मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच देखा गया था और आज एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच ये हॉकी का मैच होने जा रहा है। हर किसी की निगाहें इस मैच पर रहने वाली है कि आज इस मैच में क्या कुछ रहता है। अब कुछ जानकारी और आप तक पहुंचाते हैं इस मैच को लेकर। तो देखिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो मैच है जिसको लेकर हम आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ये हॉकी मुकाबला आज होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी टीम कर रहा है इस बार। अब तक इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अपने सभी 4 मैच जीते हैं। पाकिस्तान को 3 जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा है। अब तक भारत 3 बार इस खिताब को जीत चुका है।
इससे पहले गुरुवार को भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से हराया था। तो वहीं भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए थे। इसके साथ ही भारत 6 टीमों के पूल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।